नमस्कार मित्रों, आज आपके बीच एक विशेष टॉपिक लेकर के मैं प्रस्तुत हो रहा हूँ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी पर अनुभूति की सघनता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यह मैटर जो है वो है मिजोरम की कोई बच्ची जो मेरी यूट्यूब पर चैनल पर है। उसने एक आग्रह किया एक दिन कि सर एक क्वेश्चन हमारा हल कराइए। तो उसी पर कुछ अपने पूर्व ज्ञान, कुछ अपने पास उपलब्ध नोट्स और कुछ नेट आदि से संकलन करके और तार सप्तक का सहयोग लेकर के तीसरे जिसमें सर्वेश्वर जी हैं, मैंने ये मैटर प्रस्तुत किया। देखें आप भी, अगर आपके उपयोग लायक हो। अनुभूति की सघनता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। व्यक्ति और वस्तु के रागात्मक संपर्क से ही सब प्रकार के बोध उत्सर्जित होते हैं। परिवेश के अनुसार मनुष्य की जीवनचर्या निर्धारित होती है। डॉक्टर माया मलिक के अनुसार व्यक्ति और उसके परिवेश विशेष की पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया से ही व्यक्ति के जीवन का क्रम निर्धारित होता है। परिवेशगत परिस्थितियां अनुकूल भी हो सकती हैं और प्रतिकूल भी। ये अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां व्यक्ति के अंतःकरण में आकर्षण अथवा विकर्षण, सुख अथवा दुख, आशा अथवा निराशा के भाव उत्पन्न करती हैं। बाहरी परिवेश के प्रति मनुष्य की प्रतिक्रिया प्राथमिक रूप में तो हार्दिक या संवेदनात्मक ही होती है, किंतु जैसे जैसे वह मानसिक दृष्टि से प्रौढ़ और प्रबुद्ध होता जाता है, उसकी प्रतिक्रिया में बौद्धिकता का अनुपात बढ़ता जाता है। यह समस्त प्रक्रिया किसी समाज विशेष में संपन्न होती है। अतः सहज ही कह सकते हैं कि समाज ही किसी इंसान को मानवीय आचरण का संस्कार प्रदान करता है। अतः किसी भी विशृंखलित समाज में श्रेष्ठ मानव की तलाश संगत नहीं। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु के अनुसार मनुष्य प्रकृति से सामाजिक प्राणी है। वह व्यक्ति जो समाज में नहीं रह सकता अथवा जिसे समाज की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण है, अवश्य या तो पशु होना चाहिए या देवता होना चाहिए। लेकिन यह कोई अनिवार्य सत्य नहीं कि सदैव समाज ही व्यक्ति को प्रभावित करे। अपने विकट संघर्ष और उपलब्धियों से विशिष्ट बनने वाले व्यक्ति भी समाज के लिए अनुकरणीय बन उसे प्रभावित करते हैं। अर्थात व्यक्ति एवं समाज परस्पर पूरक कहे जा सकते हैं। इनके इस संबंध निर्वाह में साधक बनने वाले तत्वों में एक साहित्य भी है। यही कारण है कि साहित्य और समाज में निकटवर्ती संबंध होता है। दोनों एक दूसरे के उपकारक और शुभचिंतक प्रतिस्पर्धी भी हैं। दोनों एक दूसरे के उपकारक हैं और शुभचिंतक प्रतिस्पर्धी भी। यदि साहित्य समाज के उचित संदर्भों का समर्थन करता है तो अनुचित का विरोध भी। इसी प्रकार समाज भी साहित्य के उचित एवं अनुचित संदर्भों का समर्थन और विरोध किया करता है। इसीलिए गहन लोक संपृक्ति अर्थात मानव मूल्यों या अधिकारों का संरक्षण ही साहित्य की कालातिक्रमणकारिता के निकष के रूप में मान्य रहा है। तुलसीदास ने अपने लोकनायक विशेषण को चरितार्थ करते हुए इसी संदर्भ में लिखा है, कीरति भनित भूति बलि सोई सुर सरिसम सब कहें तो वही। रामचरितमानस के आरंभ की चौपाइयाँ हैं मित्रे। अर्थात शिवेतर छतय सर्वजन कल्याण का भाव ही यहाँ साहित्य के सृजन का मूल तत्व रहा है। वस्तुतः साहित्यकार समाज के अन्य लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक संवेदनशील होता है। उसकी यही विशिष्टता विविध संदर्भों से जुड़ उसकी अनुभूति को बौद्धिक संस्कार देकर एक विशिष्ट कलेवर प्रदान करती है। फलतः कोई सामान्य सी घटना भी साहित्य में अभिव्यक्त हो अभिनव अर्थात विशिष्ट बन जाती है। फलतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के आरंभ में ही इस संदर्भ में लिखा है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। साहित्य जो आरंभ में काव्य की संज्ञा से पुकारा गया के दो प्रधान तत्व माने गए हैं, अनुभूति और अभिव्यक्ति। इनका अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व और महत्व होते हुए भी दोनों एक दूसरे के प्रति पूर्णतः संबद्ध तथा परस्पर पूरक होते हैं।
काव्य में इनकी भूमिका को लेकर विचार करने वाले मनीषियों के 3 वर्ग मिलते हैं। एक वर्ग काव्य में अनुभूति अर्थात भाव तत्व को महत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा अभिव्यक्ति अर्थात शिल्प तत्व को। लेकिन साहित्यकारों का एक तीसरा वर्ग यह मानकर चलता है कि काव्य रचना प्रक्रिया में अनुभूति और अभिव्यक्ति का परस्पर अविच्छिन्न संबंध बना रहना उसी प्रकार अनिवार्य है जिस प्रकार सामान्य जीवन में सोचना और करना साथ साथ चलता है। तात्पर्य यह है कि कविता में अनुभूति और अभिव्यक्ति का समान महत्व होता है। दोनों में से एक की अधिकता और दूसरे का अभाव उसे श्रेष्ठ बनने से वंचित कर सकता है, उसके प्रभावी स्वरूप को विखंडित कर सकता है, उसमें सुरुचि के स्थान पर कुरुचि पैदा कर सकता है। इसलिए दोनों में सायुज्यता, अविच्छिन्नता, परस्पर विलेयता और सहजीवितता का रिश्ता मान लिया गया है। अपनी अभिव्यक्ति के लिए रचनाकार विविध उपादानों का सहारा लेता है। वस्तुतः यथार्थ अभिव्यक्ति की अपनी सीमा होती है और हर रचनाकार अपनी अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना चाहता है। शब्दों की अपनी सीमा एवं सामर्थ्य का एक निश्चित दायरा होता है। यही कारण है कि प्रायः संकेतों का सहारा लेकर अभिव्यक्ति की प्रस्तुति होती है और इसी धरातल पर बिंब, प्रतीक या मिथक अपनी सामर्थ्य को लेकर सक्रिय हो उठते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का व्यक्तित्व और कृतित्व इसी पृष्ठभूमि में अवलोकनीय है। वे वस्तुतः प्रयोगवादी कवि हैं। नए संदर्भों की प्रभावी अभिव्यक्ति ही उनकी रचना धर्मिता का मूल उद्देश्य है। वे तीसरे तार सप्तक के कवि हैं और इसकी भूमिका में उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति बहुत ही प्रभावी शैली में दी है। एक तरफ उन्होंने कहा है, यह सब हुआ होता तो मेरे लिए कविता लिखने की कोई लाचारी न रही होती, बल्कि जैसा कि मैंने कहा, मेरे सम्मुख कई दूसरे सुखकर और प्रीतिकर काम होते, तब मैंने शायद कविता न लिख कर प्रशस्त लिखी होती उन सभी साहित्यकारों की जिन्होंने अपने साहित्य को गौरव प्रदान करने और उसे विराट स्वरूप देने के लिए सच्चे ईमानदार साहित्यिक के रूप में जीवन के संघर्षों के आगे सीना ताना होता, जिन्होंने वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में जर्जर परंपराओं, रूढ़ियों और विघटित मूल्यों से लोहा लिया होता। अब सच मानिए, काम मेरे लिए आज इस वातावरण में कविता लिखने से कहीं अधिक सुखकर होता। आप ऐसा सोच सकते हैं कि यह सब मेरी कविता के बारे में नहीं है, अप्रासंगिक है, लेकिन यह प्रतिबिंब है उस विचार मंथन का जो इन कविताओं के रचना काल में मेरे साथ रहा है और जो आज भी है। मैं अपनी कविताओं के साथ अपने इन विचारों को भी उन आचार्यों के सम्मुख रखता हूँ जो किसी भी कृति की पूर्वाग्रह मुक्त स्वतंत्र मन और बुद्धि से आलोचना करने में असमर्थ है और रचना मूल्यांकन के लिए रचनाकार के व्यक्तिगत जीवन और विचारों की जानकारी आवश्यक मानते हैं। आगे उन्होंने स्वयं स्पष्ट किया है कि तंत्र कौशल की कमी, अनुशासित अभिव्यक्ति के अभाव के कारण गद्य की लय, साधारण बोलचाल की भाषा का व्यवहार, साधारणतया मेरी कविता पर ये 3 आरोप है। आंशिक रूप से मैं तीनों की सत्यता स्वीकार करता हूँ। पूरी तरह से इसलिए नहीं मान पाता कि मैं विषय वस्तु को रूप विधान से अधिक महत्व देता हूँ और मानता हूँ कि संपूर्ण नई कविता ने रूप विधान से अधिक विषय वस्तु पर जोर दिया है। चाहे उसके कवियों ने अपने वक्तव्यों में जो भी कहा हो, रूप विधान का पूर्ण अनुशासन मानने पर यदि विषय की तीव्रता दबती है और उसका प्रभाव कम होता है तो मैं अनुशासन भंग करने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे निकट विषय की तीव्रता और पूर्ण प्रभाव रूप विधान से अधिक महत्वपूर्ण है। विषय वस्तु और रूप विधान दोनों के आश्चर्यजनक संतुलन के लिए जिस निपुणता की आवश्यकता है वह अभी मुझ में नहीं है। नंबर 2, गद्य की लय मेरे अपने पढ़ने की लय से अनुशासित है, छंद की लय से नहीं। विषय के अनुरूप ही इस लय का प्रयोग होता है, या यूँ कहिए कि प्रयोग की व्यवस्था होती है। यदि विषय की प्रभाव उत्पादकता इससे बढ़ती है तो मैं इसका प्रयोग करता हूँ और यह नहीं करता कि उसे कविता माना ही जाए। नंबर 3, साधारण बोलचाल की भाषा में जो कविताएं नहीं लिखी जा सकती उन्हें मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ। काव्य की भाषा जिस गहनतम अनुभूति की अभिव्यक्ति में साधारण बोलचाल की भाषा से अलग चली जाती है, यह जाने के लिए विवश है, उसका सामना अभी मुझे नहीं करना पड़ा है। अभी तो मेरी पूंजी एक व्यापक संवेदना और ऊपरी आक्रोश है जो मेरे अंतर की सतह को छील जाता है और इसकी अभिव्यक्ति साधारण बोलचाल की भाषा में हो जाती है। जिस दिन इस दर्द को किन्हीं अज्ञात गहनतम अनुभूतियों के सामने जबान खोलनी पड़ेगी,
उस दिन शायद इसकी भाषा बदल जाए, तब मैं हिचकूंगा नहीं। वास्तविक कविता वह होगी, या यह इसे तौलने के लिए जो भाषा की तराजू उठाएंगे वे तब वैसी ही गलती करेंगे जैसे कुछ लोग छायावादी भाषा लिखकर आज कर रहे हैं। अंत में इतना ही कहना है कि कवि के वक्तव्य और कविता के वक्तव्य में अंतर होता है। कविता अपना वक्तव्य स्वयं देती है और कवि की वकालत उसके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आगे भी यदि उसे रहना है तो अपना वक्तव्य स्वयं देना होगा। कवि सदैव साथ नहीं रहेगा। ऐसी कविता जो रक्षणीय हो उसका न रहना ही अच्छा है। मुझे कवि बनने का शौक़ नहीं। मित्रों, ये पूरी लंबी टिप्पणी जो तार सप्तक 3 है, जिसमें सक्सेना जी की कविताएं छपी हैं, वहीं से ली गई है। सक्सेना जी ने सर्वत्र अपने विचारों को इसी प्रकार मुखर किया। उनकी एक और टिप्पणी प्रसंगवश उल्लेखनीय है। मैं यह जानता हूँ कि कविता से समाज नहीं बदला जा सकता। जिससे बदला जा सकता वो क्षमता मुझमें नहीं है। फिर मैं क्या करूं? चुप रहूं, उसे खुश करने का नाटक करूं, बढ़ती करूं? सच तो यह है कि मैं कविता लिखकर केवल अपना होना प्रमाणित करता हूं। मैं यह मानता हूं कि हम जिस समाज में हैं, जिस दुनिया में हैं, वहाँ हमें अपना होना प्रमाणित करना है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सक्सेना जी की रचना धर्मिता का तेवर कुछ अलग ही रहा है। आदर्श को किनारे रख वे प्रायः यथार्थ की बातें कहना पसंद करते हैं, और आज़ादी मिलने के बाद यही संगत भी था, कम से कम एक रचनाकार के लिए। इसीलिए उन्हें अनुभूति की सघनता का कवि कहा जाता है। प्रसंगवश मैंने कब कहा शीर्षक कविता की निम्न पंक्तियाँ उद्धृत की जा सकती हैं। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। मैं नया कवि हूँ, इसी से मानता हूँ कि चश्मे के तले की दृष्टि बहरी होती है। इसी में सच्ची चोटें बांटता हूँ, झूठी मुस्कानें नहीं भेजता। सत्य कहता हूँ, चाहे मर्म झकझोर उठे, आंखें छलछला आएँ, क्योंकि आहत दुर्बलता भी एक बार दर्द से शीश उठा देती है। मुट्ठियाँ भींचकर सूखी सिराएं तानती है, वज्र से भी टूटी पसलियाँ अड़ा देती हैं। यदि दुर्बलता दर्प में बदल जाए, व्यथा अंतर्दृष्टि दे, खंडित आत्माएं संचित कर सकें शक्ति की समिधाएं, जो जलकर अग्नि को भी गंध ज्वार बना दें, तो मैंने अपना कवि धर्म पूरा किया। चाहे मर्म सहलाया न हो, कुरेदा हो। अपने काव्य संग्रह कुआनों, नदी या खूंटियों पर टंगे लोग काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, गर्म हवाएं, एक सूखी नाव के साथ अपनी अन्य विधाओं की रचनाओं में वे सत्य का समर्थन और असत्य का डटकर विरोध करते हैं। उनका मानना है कि कलावादी होने का आशय है कि कविता को समसामयिक, सामाजिक, राजनीतिक यथार्थ से काटकर प्रेम, प्रकृति, अध्यात्म जैसे विषयों पर लिखा जाए। जनवादी चाहता है कि इन शाश्वत विषयों को छोड़कर केवल शोषण पर लिखा जाए, वह भी उनके संगठन की परिधि में रहकर। वस्तुतः जनवादी समीक्षक के पास कला दृष्टि नहीं है और कलावादी समीक्षक के पास जनवादी दृष्टि नहीं है। सर्वेश्वर जी मध्य मार्गी हैं। वे इन दोनों को अतिवादी मान प्रगतिशीलता की बात करते हैं। वह प्रगतिशीलता जिसमें संपूर्ण मानवता और उसकी जीवंतता समाविष्ट हो सके। जब तक एक मनुष्य की पीड़ा सार्वजनिक नहीं बनती, तब तक न इंसानियत को सार्थक कहा जा सकता, न इंसान के अस्तित्व को। उनकी हर चोट मेरी हो, उसकी हर चोट मेरी हो, उसका हर घाव पहले मैं झेलूं, उसका हर संघर्ष मेरा हो, मैं उसके लिए हूँ, इसी में मेरी सार्थकता है। इसीलिए सूखे पत्तों ने कहा शीर्षक कविता में कहते हैं, तेजी से जाती हुई कार के पीछे पथ पर गिरे पड़े निर्जीव सूखे पीले पत्तों ने भी कुछ दूर दौड़कर गर्व से कहा, हम में भी गति है, सुनो, हम में भी जीवन है, रुको रुको, हम भी साथ चलते हैं, हम भी प्रगतिशील हैं। लेकिन उनसे कौन कहे प्रगति पिछलग्गूपन नहीं है और जीवन आगे बढ़ने के लिए दूसरों का मुंह नहीं ताकता। इसी क्रम में वह अपने प्रसिद्ध काव्य संग्रह कोटियों पर टंगे लोग की एक कविता में आम आदमी की
विसंगति का एक दूसरा पहलू प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं, यह वह आदमी था जो जब सब बोलते थे वह चुप रहता था, जब सब चलते थे वह पीछे हो जाता था, जब सब खाने पर टूटते थे वह अलग बैठा टूंगता रहता था, लेकिन जब गोली चली तब सबसे पहले वही मारा गया। वस्तुतः विसंगतियों से संघर्षरत हर इंसान उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसीलिए प्रजातांत्रिक मूल्यों का तिरस्कार करने वाली स्वार्थी, तानाशाही, संवेदन शून्य प्रवृत्तियों के विरुद्ध वे बेलाग बोलते हैं, किंतु विसंगतियां उन्हें कभी हतोत्साहित नहीं करती। आशावादिता का सहारा वे कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि विसंगतियों से घिरे गरीबों के लिए यही जीवंतता का सबसे बड़ा सहारा बनती है। तुम्हारे साथ रहकर, कविता से ये पंक्तियाँ नीचे, तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगा है कि हम असमर्थताओं से नहीं, संभावनाओं से घिरे हैं। हर दीवार में द्वार बन सकता है और हर द्वार से पूरा का पूरा पहाड़ गुजर सकता है। शक्ति अगर सीमित है तो हर चीज़ अशक्त भी है। भुजाएं अगर छोटी हैं तो सागर भी सिमटा हुआ है। सामर्थ्य केवल इच्छा का दूसरा नाम है। जीवन और मृत्यु के बीच जो भूमि है वह नियत की नहीं, मेरी है। तो बात वही आई दुष्यंत कुमार वाली की, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। खैर, नए नए उपमानों एवं प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। उनकी हर बात कभी भी दुरूह नहीं बनती। आम आदमी की बोली में गंभीर बात कहने की सामर्थ्य सक्सेना जी में है। इसीलिए उनकी कविताओं में पांडित्य का आग्रह न होकर सरलता और सहजता है। प्रकृति सौंदर्य, मानव सौंदर्य, नैतिक आचरण या मानवीय संवेदना को वे परस्पर पूरक समझते हैं। कुआनो नदी, काठ की घंटियाँ में संकलित कविताएं अथवा चुपाई मारो दुल्हन, झाड़ेरा महंगुआ इसी वर्ग की कविताएं हैं। मित्रों, इसमें चुपाई मारो दुल्हन और झाड़े रह महंगुआ बनारस के आसपास की भाषा में लिखी गई लोक शैली की कविताएं हैं, लेकिन इनका व्यंग्य जो है वो बहुत ही सशक्त है। अतः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अनुभूति की सघनता और अभिव्यक्ति की सबलता के कलमकार हैं। वे नए भावबोध एवं नए शिल्प विधान के ऐसे सृजन धर्मी व्यक्तित्व हैं जिसने वस्तु जगत और भाव जगत का अपूर्व समन्वय किया है। अतः उन्हें सच्चे अर्थों में प्रयोगवादी कवि कहा जा सकता है। तो मित्र, मिजोरम की एक बच्ची के आग्रह पर मैंने ये नोट्स बनाया, आप सभी के लिए प्रस्तुत किया। अच्छा लगे तो मित्रों को सूचित करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अब इसे पूर्णता प्रदान करने का श्रम करें, क्योंकि आप लोगों की रुचि को देखते हुए मैं 125 से ज़्यादा वीडियो दे चुका हूँ और थोड़ा सा आपका समर्थन मिल गया तो मैं बहुत कुछ मैटर जो मैंने 34 साल में समेटा उसे और आपके साथ समायोजित करूँगा, बांटूँगा। थैंक यू।